हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को। ये चैप्टर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 11th का। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी होती हैं और इनके मेरिट्स क्या हैं। साथ ही साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक आज हमारे वीडियो में होगा वो है कि हम कैसे चॉइस करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जिसका हिंदी मीनिंग है साझेदारी विलेख। साझेदारी विलेख होता क्या, सीधे पता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट है। इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। A written document where all the terms and conditions of a partnership are mentioned. It generally has the following clauses. ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड, जिसे हिंदी में साझेदारी विलेख कहते हैं, ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें साझेदारी फर्म के जितने भी नियम और शर्तें हैं वो सारी लिखित होती है, लिखी जाती है। और आमतौर पे इनमें जिन बातों को यानी जिन खंडों को उल्लेखित किया जाता है वो निम्नलिखित है। जैसे नेम ऑफ फर्म, इस जो साझेदार पार्टनरशिप डीड है उसमें सबसे पहले ये लिखा जाता है कि जो फर्म है उसका नाम क्या है, नेचर ऑफ फर्म, फर्म की प्रकृति क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितनी अवधि के लिए ये साझेदारी फर्म बना है या बना रहेगा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, जो साझेदार हैं उनके कर्तव्य क्या हैं और उनके दायित्व क्या रहेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, साझेदारी फर्म में जो संपत्तियां जोड़ी गई हैं उनका वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, जो पूंजी लगाई गई है उन पे कितना ब्याज दिया जाएगा और जो पैसा निकाला या निकासी किया जाएगा उस पे क्या इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ये सारे निर्धारित होते हैं। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि बंटवारा अनुपात, यानी लाभ और हानि को किस प्रकार से साझेदारों में बांटा जाएगा, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, किस प्रकार से साझेदारों को वेतन या वो किस प्रकार से अपना जो निकासी है पैसों को निकाल सकेंगे अपने खातों से, ये जानकारियां। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, खातों की वो क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो फर्म है फर्म को समाप्त किया जाएगा, विघटन किया जाएगा, यानी ब्रेक कर दिया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, खातों की तैयारी और लेखा परीक्षा इत्यादि। ऑडिटिंग का मतलब होता है अंकेक्षण हिंदी में, लेखा परीक्षा या जो अकाउंट बुकों की जो जांच है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कराई जाएगी, और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, और विवादों को सुलझाने के क्या प्रक्रियाएं होंगी साझेदारों की। ये सारी बातें जो हैं पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट में, कागजात में शामिल की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एक पार्टनरशिप फर्म का, एक साझेदारी फर्म को किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाया जाता है, पंजीकृत किया जाता है या करवाया जाता है। इट इज ऑप्शनल फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म ऑफ द स्टेट इन विच फर्म इज सिचुएटेड। ये फर्म है, फर्म लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर इच्छा है तो पंजीकृत करा सकते हैं फर्म, ऐसी कोई कंपलसेंट नहीं है, जरूरी नहीं बनाया गया कि एक फर्म को, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर भी अगर एक पार्टनरशिप फर्म, एक साझेदार फर्म अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहती है किसी राज्य के रजिस्ट्रार से, तो वो उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास जाके अप्लाई कर सकती है जहाँ पे ये साझेदारी फर्म बनाया गया, यानी जिस राज्य में साझेदारी फर्म बनाया गया। जैसे मेरा है श्री धनराज कृपा प्राइवेट लिमिटेड, हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो हम रजिस्ट्रार ऑफ उत्तर प्रदेश जो होंगे उनके यहाँ जाके अपने फर्म को रजिस्टर्ड
करवाना पड़ा है हमें। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जो नॉन रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर कह रहे हैं कि अगर ये ऐच्छिक है, मर्जी से करा देते हैं, कराए तो कराए, नहीं कराए तो नहीं कराए, उस स्थिति में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो उससे कौन से ऐसे नतीजे हैं जो किसी फर्म के लिए नुकसानदायी हो सकते हैं, या कौन से बुरे नतीजे हैं जो फर्म को फेस करने पड़ते हैं अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते, पंजीकृत नहीं कराते, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट के पास, राज्य के रजिस्ट्रार के पास। तो सबसे पहला है, इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ केस और फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर और द पार्टनरशिप फर्म। अगर एक साझेदारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उस स्थिति में कोई एक साझेदार कभी भी कोई मुकदमा दायर नहीं कर पाएगा बाकी के साझेदारी फर्म के साझेदारों के खिलाफ, और ना ही वो इस फर्म के खिलाफ, साझेदारी फर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं कर पाएगा। कई बार बहस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उस स्थिति में कोई भी ऐसी रास्ता नहीं बचेगा, लीगल और पावर नहीं होगी किसी भी पार्टनर के पास कि वो अदर पार्टनर्स पे या फर्म पे किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा, केस दायर कर सके। फर्म कैन नॉट सू थर्ड पार्टी। इसके अलावा जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो भी किसी बाहरी व्यक्ति पे, ठीक है, उस पे भी मुकदमा नहीं कर पाएगी क्योंकि फर्म खुद रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है। और द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। साथ ही साथ ये फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो है, वो अपने किसी भी साझेदार या साझेदारों के अगेंस्ट भी किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, यानी लीगल बैटल नहीं लड़ पाएंगे अगर फर्म जो है पार्टनरशिप पंजीकृत नहीं है। प्रोसीजर फॉर गेटिंग फर्म रजिस्टर्ड। अब हम बात करें कि फर्म को पंजीकृत कराने की क्या प्रक्रिया है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म चाहती है कि अपने आप को पंजीकृत कराए, रजिस्टर्ड कराए, तो उसे किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा या कैसे वो ऐसा करा सकती है। तो सबसे पहले, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, फी डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार। तो ये करें, फर्म के रजिस्ट्रार के पास उन्हें निर्धारित प्रपत्र, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे जितने भी साझेदार हैं उनके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और उनकी कंसेंट, उनकी इच्छा कि वो पार्टनर बनना चाहते हैं, इसके अलावा जो लीगल डॉक्यूमेंट अदर हैं, ये सारी चीजें उन्हें जो रजिस्ट्रार हैं फर्म के, उनके पास जमा करने होंगे और अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हम अपने जो फर्म है उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो जरूरी शुल्क है, जो भी फीस है, वो फीस भी उन्हें जमा करनी पड़ेगी। यानी जरूरी कागजों के अलावा जो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो तय किया गया है किसी भी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो फीस तय की गई है जिसे शुल्क कहते हैं, उस शुल्क को भी अदा करना होता है। पहला कदम यह है। दूसरा, रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रार इज सर्टिफाइड। और दूसरा है, अगर रजिस्ट्रार जो दिए गए डॉक्यूमेंट है, जो प्रपोज नेम ऑफ फर्म है और जो फीस दी गई है, उनकी जो रिसिप्ट दी गई है, अगर वो इन सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई करके संतुष्ट होता है कि सब कुछ ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो वो फर्म को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण का प्रमाण पत्र दे देता है। और इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो गई है। हम पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब जो अगला टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी व्यवसायिक संगठन का जो अगला स्वरूप है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। सहकारी समिति के बारे में बात करें तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटरी पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन पर्पस with an aim to protect economic and social interest of the members. It must be registered under the Cooperative Society Act 1912. ये कह रहे हैं कि एक स्वैच्छिक लोगों का एक ऐसा संगठन, स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा के साथ संगठन में शामिल होना चाहते थे ये लोग, अपनी मर्जी से उन पर किसी भी प्रकार का
दबाव नहीं था, उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ या प्रलोभन नहीं दिया गया, कोई लालच नहीं दिया गया कि संगठन में आएंगे तो ये फायदा होगा, नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से संगठन में जुड़े हैं, और जब स्वैच्छिक कहते हैं जो अपनी मर्जी से जुड़े हैं, तो ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से संगठन में जुड़े हैं और जो एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, इनका उद्देश्य सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना है, ठीक है। ऐसे संगठन को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति कहा जाता है। प्रत्येक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो सहकारी समिति कानून 1912 है के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत कराना होता है। दोबारा से कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बोला कि ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से एक संगठन में शामिल होते हैं और चाहते हैं कि वो संगठन में शामिल सभी सदस्यों की आर्थिक, ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा का बीड़ा उठाएं, जिम्मेदारी उठाएं, ठीक है। ये जो सामान्य उद्देश्य है उसके लिए सारे लोग काम करते हैं, और ये संगठन रजिस्टर्ड हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंतर्गत, यानी सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत। तो ऐसे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति कहा जाता है। अब आते हैं कि सहकारी समिति की क्या खासियतें हैं, क्या फायदे हैं, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला है वॉलेंटरी मेंबरशिप। किसी भी सहकारी समिति में जो सदस्यता है वह स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का दबाव या लालच नहीं दिया जाता, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाता है सदस्यों को। सदस्य अपनी मर्जी से, सेवा भावना से जुड़ते हैं ऐसे संगठनों में। एनी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, religion with common interest is free to join and leave a cooperative society as and when he or she desires। ये कह रहे हैं कि इस तरीके की जो समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग यानी मेल हो फीमेल हो, या किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, ये सारे एक सामान्य हित को पूरा करने के लिए, सभी लोगों की जो संगठन के सदस्य हैं उनके सामान्य पर्पस को पूरा करने के लिए फ्री होते हैं कि वो संगठन में शामिल हो सकते हैं और संगठन को छोड़ के भी जा सकते हैं, उन पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। अगला है लीगल स्टेटस, कानूनी पहचान। एक सहकारी समिति को कानूनी पहचान यानी कानूनी मान्यता हासिल होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है सेपरेट identity status distinct from its members, and the registration of such society is also mandatory। एक जो सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसकी पहचान उसके सदस्यों से अलग, पृथक मानी जाती है। यानी एक जो रिप्रेजेंटेटिव या मेंबर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो ऑनर नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो सिर्फ उसका या तो कस्टोडियन होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं था, ऑनर नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अपनी एक अलग कानूनी पहचान रखती है, अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग, ठीक है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जरूरी होता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना जरूरी है, अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन हुए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई कानूनी पहचान नहीं प्राप्त होती। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व की बात कर रहे हैं। मेंबर्स हैव लायबिलिटी लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनको कंपनी की किसी भी नुकसान के बाद जो देयता है वो उनके अंशदान के यानी कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी के अकॉर्डिंग तय होती है। यानी जितना उनका शेयर है केवल उतना ही उनकी देनदारी है, के अलावा उनकी कोई देनदारी नहीं है। अगला क्या है कंट्रोल। हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नियंत्रण की। ऑल डिसीजन मेकिंग पावर इज इन हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी व्हिच आर चूजन बाय मेंबर्स विद वन मैन वन वर्ड कॉन्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि एक सहकारी समिति में जितने भी
लोग शामिल हैं, जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो एक चुनी हुई निर्वाचित समिति के द्वारा लिए जाते हैं। इलेक्टेड कमेटी के द्वारा निर्वाचित या चुनी गई लोगों के द्वारा, मेंबरों के द्वारा चुनी गई एक जो समिति है, सदस्यों की जो एक टीम है, यूनिट है, उसके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। और इन निर्णयों को लेने के लिए वोटिंग कराई जाती है। रेजोल्यूशन के आधार पर ये डिसीजन लिए जाते हैं सहकारी समितियों में। और हर व्यक्ति जो भी मेंबर है, चाहे वो किसी भी पद पे है सहकारी समिति में, हर मेंबर का एक वोट वाला मेथड होता है। नहीं, एक सदस्य केवल एक ही वोट डाल के अपना पक्ष किसी भी निर्णय के संबंध में रख सकता है। तो इसी आधार पर सहकारी समितियों में वोटिंग के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और निर्णय लेने की जो ताकत है वो केवल उसके द्वारा, जो सहकारी समिति में चुनी गई निर्वाचित कमेटी है, समिति है, केवल उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। सर्विंग सर्विस मोटिव, ये कह रहे हैं कोई भी जो सहकारी समिति बनाई जाती है वो सेवा भाव के उद्देश्य से बनाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई होती हैं। सोसाइटीज फॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग म्यूचुअल हेल्प टू टीम मेंबर्स, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समितियां हैं, उनको बनाया इस उद्देश्य से या इस लक्ष्य से किया गया है कि जो जो इनके सदस्य होंगे वो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाएंगे। अब आते हैं क्या गुण है, मेरिट्स क्या है अगर हम सहकारी समिति को फॉर्म कर रहे हैं। तो सहकारी समिति में हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले है इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस, मतदान की स्थिति में समानता देखने को होती है। 1 वोट पर पर्सन वाली या पर मेंबर वाली यहाँ पे कंडीशन है। इसका मतलब है अगर वोट कास्ट हो रहा है तो किसी बड़े अधिकारी या पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, ये एक सामान्य जो मेंबर है उनका वोट एक ही काउंट होगा। Each member has equal right to vote and elect members of the managing committee. यानी प्रत्येक सदस्य जो है उसके पास समान अधिकार होंगे अपना वोट कास्ट करने के, अपना मत डालने के। और प्रत्येक सदस्य जो होगा मैनेजिंग कमेटी का, उसके पास भी एक ही वोट होंगे। दोबारा से, ईच मेंबर हैज इक्वल राइट टू वोट एंड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। प्रत्येक व्यक्ति तय कर सकता है सिर्फ एक ही वोट के द्वारा कि जो निर्वाचित समिति होगी, उन निर्वाचित समिति में कौन से सदस्य होंगे, उनके लिए उसके पास सिर्फ एक ही वोट होगा। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सदस्यों की जो दायित्व है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी कर्ज में आती है, नुकसान में आती है, ठीक है, उस स्थिति में, और लाभ आती है तब भी, तो कह रहे हैं कि समिति के जो सदस्यों का दायित्व है वो इस बात पे तय होता है कि कितना पूंजी अंशदान किया है, यानी कितना रेशियो जो है उनका पैसे का, कुल कैपिटल के कितने रेशियो जो है मेंबर ने डिपॉजिट किया है या कंट्रीब्यूट किया है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसके आधार पर तय होता है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये कह रहे हैं कि स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है ये जो है हमेशा बने रहते हैं। मैं एक मिनट देख लूं, स्थिर अस्तित्व, हिंदी में स्थिर अस्तित्व है। यानी स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों से अलग है। इसका मतलब अगर सदस्य कभी कोई समिति को छोड़ के चला जा रहा है, या रिटायर हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, या वो पागलपन का शिकार हो गया, इन सारी स्थितियों में भी जो संगठन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो हमेशा बना रहता है, मौजूद रहता है। उसे समय सदस्यों के होने ना होने से उसके अस्तित्व पे कोई खतरा नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी कीप ऑन गोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस ऑफ डेथ, बैंकरप्टी और इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। एक जो सहकारी समितियां हैं वो हमेशा जारी रहती हैं, बनी रहती हैं, चाहे उसके सदस्यों की मृत्यु हो जाए, चाहे वो दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर पागलपन के ही शिकार क्यों ना हो जाए। इन सभी स्थितियों में भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराए रहती है, क्योंकि उसको एक अलग कानूनी पहचान दी गई है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस,
ये कह रहे हैं कि ये अपने कार्यों में आर्थिक लाभ का फायदा लेता है, या ये कहें कि द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वर्क वॉलंटरली विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग अपनी स्वेच्छा से शामिल होते हैं, मदद की भावना से होते हैं, इसलिए जो लागत है इन सोसाइटियों को रन करने की वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती है किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में। यानी और कोई अगर बिजनेस का आप फॉर्म मॉड्यूल चुनते हैं के मुकाबले में एक सहकारी समिति में जो लोग शामिल होते हैं वो इच्छा और सेवा की भावना से होते हैं, लाभ की भावना से नहीं होते। नतीजा क्या होता है कि जो खर्च है वो कम आता है इस तरीके के में। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार से सहायता। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार ही जो है, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो आर्थिक मदद, तकनीकी समझ को प्रोत्साहित करती है, यानी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी करती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है सरकारी समितियों को। गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ लोअर टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स एंड सब्सिडीज। ये कह रहे हैं सरकारें जो है सहकारी समितियों को बहुत ज्यादा मदद करने की कोशिश करती है। किस प्रकार से? टैक्स में छूट देकर या कम से कम टैक्स लगा के इनके कार्यकलापों पे, और इंटरेस्ट रेट, अगर लोन दिया है इन सहकारी समितियों को तो उनमें जो ब्याज की दरें हैं बहुत कम रखी जाती हैं, और इसी प्रकार से कुछ रियायतें, छूट या सब्सिडी भी दी जाती है जब ये कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। उन हालत में एक विशेष तरीके की सब्सिडी इस तरीके की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन्हें दी जाती है सरकारों के द्वारा, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सरकारों के द्वारा मदद मिलती है। और फाइनली इजी ऑफ फॉर्मेशन, गठन में आसानी होती है, यानी सहकारी समितियों को बहुत आसानी से बिना किसी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज के, कानूनी बाधाओं के या लॉन्ग प्रोसीजर, लंबी प्रक्रियाओं के बिना भी डेवलप कर लिया जाता है, आसानी से गठित किया जाता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। कोई कानूनी औपचारिकताएं नहीं होती किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को गठित करते हुए। लिमिटेशन की बात करते हैं, हम परिसीमन या सीमाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला है लिमिट रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर is the only source of finance and low dividend also discourages members for the provision of the finance to the society। ये कह रहे हैं कि अगर पूंजी की बात करें तो जो पूंजी निवेश है, जो जोड़ा गया है पूंजी, वो केवल सदस्यों के द्वारा ही दिया जाता है, यानी वित्त का सिर्फ एकमात्र स्रोत जो है फाइनेंस का, मनी जनरेट करने का जो उनके पास एकमात्र सोर्स है वो है कि जो मेंबर जितना अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी मेंबर या सदस्य जो है वो कितना अंशदान देते हैं अपने अपने तरफ से। इसके अलावा उनके पास पूंजी का कोई और स्रोत नहीं होता। साथ ही साथ जो डिविडेंड है, जो लाभ है इस कंट्रीब्यूशन से, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपैरेटिवली अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी कम मिलता है। डिविडेंड यानी जो लाभ है, जो पैसा निवेश किया गया है, लाभ पे अगर हम ब्याज के तौर पे उसे कंपेयर कर रहे हैं तो बाकी के जो बिजनेस फॉर्म है उसके कंपैरेटिवली इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स को अपने कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है वो कम मिलता है। नतीजा क्या होता है, वो ज्यादा इच्छुक नहीं होते कि बहुत ज्यादा योगदान दें इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अगला है इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, जो प्रबंधन है उसमें अकुशलता। ज्यादातर लोग ट्रेन नहीं होते, लोग अपनी इच्छा से आते हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स भी कई बार नहीं होती, मल्टीपल फंक्शंस को काम करने का सूझबूझ का तो तरीका है, हाउ टू मैनेज ऑल दिस, ये क्षमता भी उनके पास नहीं कई बार होती है, और इस वजह से कुप्रबंधन होता है, यानी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाता। मेंबर्स वर्किंग ऑन वॉलंटरी बेसिस में लैक नेसेसरी एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। ये कह रहे हैं जो सदस्य काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी इच्छा के साथ या स्वेच्छा के साथ, वो कई बार उतने सक्षम और गुणी नहीं होते कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रबंधन है और जो ऑपरेशन है, कार्यभार है, उसको ठीक से चला सके, वो उतने कैपेबिलिटी वाले कई बार नहीं हो पाते। लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव। Difficult to maintain secrecy as members disclose all information related to work
ऑफ द सोसाइटी इन द मीटिंग। देखो, एक और बड़ी समस्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग होते हैं, अधिवेशन होता है, उसमें जितना भी पूंजी है, पूंजी से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल लेन देन हुए हैं, वित्तीय जो लेन देन हुआ है, उन सारी चीजों को ब्यौरा देना होता है। इस प्रकार से अगर देखें तो इस तरीके के संगठन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सहकारी जो संगठन होते हैं, उनमें गोपनीयता नाम मात्र को ही होती है, या कहें कि गोपनीयता नहीं होती, कुछ भी छिपा नहीं होता। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब क्योंकि सरकारी सहायता मिलती है सहकारी समितियों को, तो इसका मतलब है कि सरकार इस पे अपनी एक नजर या नियंत्रण रखती है इसके कार्यकलापों पे। Societies need to follow rules and regulations as stated by the government and submit audited financial reports of the society. However, such government intervention affects the freedom of work of such society. ये कह रहे हैं कि जितने भी सहकारी समितियां हैं, उन सभी को सरकार के द्वारा सहकारी समितियों के लिए जो बनाए गए नियम, जो प्रावधान रखे गए हैं, जो प्रोविजंस तय किए गए हैं, उन सबका पालन सहकारी समितियों को करना पड़ता है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उन्हें अपने जो अकाउंटिंग बुक्स हैं, उनके अंकेक्षण, ऑडिटिंग रिपोर्ट जो है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो वित्तीय जानकारी है सोसाइटी की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो सारी जानकारी सरकार के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है। ऐसा करने से ये बात सच है कि सरकार जो है, जो आजादी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने काम काज करने में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती। फिर भी सरकार, हम इसी तरीके देखते हैं, सरकार जो है अपना बहुत हद तक नियंत्रण रख पाती है। अगला है डिफरेंस इन ओपिनियन, जो सरकार, जो समिति के लोग हैं, उनके बीच में जो विचार हैं, उनमें मतभेद होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। Difference of opinion as a result of individual interest over the welfare may lead to conflicts among members. जो विचारों में अंतर है, एक ही विषय पे दो लोगों के जो विचार हैं, उनमें मतभेद हो सकता है। तो विचारों में जो मतभेद है, वो कई बार नए संघर्ष जो है सदस्यों के बीच में पैदा कर देता है, और जो उद्देश्य है सहकारी समिति का, उसको नुकसान पहुंच सकता है इन विवादों या विचारों में मतभेदों की वजह से। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब अगला टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, उपभोक्ता सहकारी समिति, ग्राहकों के लिए बनाई गई है, उनको अवेयर करने के लिए, उन्हें उनके राइट्स दिलाने के लिए, उनको बताने के लिए कि एक कंज्यूमर के तौर पे उनके कौन कौन से अधिकार हैं। Societies formed for providing good quality services and products at a reasonable way to protect the interest of consumers. ऐसी जो सोसाइटी है, सहकारी समितियां हैं या उपभोक्ता सहकारी समिति, बनाई केवल इसलिए गई है ताकि वो अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें और अच्छे उत्पाद प्रदान कर सकें, एक उपयुक्त कीमत पर, एक रीजनेबल प्राइस पर अपने ग्राहकों को, साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों की वो रक्षा कर सकें, उन्हें जागरूक कर सकें उनके क्या क्या अधिकार हैं, और उनके अधिकारों को रिप्रेजेंट भी कर सकें और फोरम में, समितियों में लड़ सकें, उनको उनके अधिकार दे सकें। अगला है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो अगला टाइप है सहकारी समिति का, वह उत्पादक सहकारी समितियां, उत्पादकों की, जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कुछ निर्माण कर रहे हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। Societies formed for providing good quality and low price raw materials and other inputs to protect the interest of producer. ये वो संस्थाएं हैं, समितियां हैं, जो अच्छे गुणवत्ता वाले गुड और कम कीमत वाले रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और जरूरी इनपुट जो है अलग अलग जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, जो भी निर्माण करने वाले हैं, उन सारे लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो उत्पादक है वो लाभ की स्थिति में बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें महंगे इनपुट्स मिल रहे हैं, महंगे रॉ मटेरियल्स वगैरह मिल रहे हैं, या कम सुविधाएं मिल रही है, और नतीजा क्या हो रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
या फिर प्राइसिंग को कंट्रोल करते हुए क्वालिटी को वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ऐसी सोसाइटियां जो है वो इनकी मदद करती हैं कंट्रोल रेट में जो इनपुट्स है उससे प्रोवाइड करने में। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, विपणन सहकारी समितियां आमतौर पर कहते हैं प्रचार प्रसार वस्तुओं की सेवाओं की जो है प्रचार प्रसार करते हैं अलग अलग कंपनी और समितियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ ऐसे बाजार बना देते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन साइट, ताकि जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा बल्क में नहीं, वो उसी मार्केट में एक ही जगह बायर और परचेजर से एक्सचेंज कर सके, खरीद फरोख्त करवा सके। सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, विपणन सहकारी समितियां हैं, वो मदद करती हैं ऐसे लोगों की, ऐसे प्रोड्यूसर्स की जो छोटे कारोबारी हैं, छोटे उत्पादक हैं, खासतौर पे हमारे जो सीमांत किसान, छोटे जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनका जो आउटपुट है वो बहुत कम आता है, तो वो क्या करती हैं ऐसी सहकारी समितियों के जरिए ही अपना जो उपज है, फसल है, उसका एक बड़ा ब्याज और बड़ी कीमत, अच्छी कीमत ले पाती हैं, उचित बाजार भाव उनकी वस्तुओं को मिल पाता है। तो ऐसी सहकारी समितियां जो है छोटे उत्पादकों को विशेष तौर पे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को विशेष तौर पे हेल्प करती हैं कि वो अपने वस्तुओं को सही उचित मार्केट कीमत पर बेच सकें। इसके बाद होता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषक सहकारी समितियां, किसानों के लिए बनाई गई सहकारी समिति, हिंदी में कृषक कहते हैं। तो कृषक सहकारी समितियों की अगर हम बात करें तो societies formed for providing farmers with better inputs at reasonable rates for improved productivity। ये जो सहकारी समितियां हैं वो किसानों को जो जरूरी सामान है खेती बाड़ी के लिए जरूरी जो है, जैसे हाई यील्डिंग सीड्स हैं, अधिक उपजाऊ वाले बीजें हैं, कीटनाशक हैं, इसके अलावा जो भी खेती बाड़ी के लिए जो उन्हें रिक्वायरमेंट है, उन सबको कम कीमतों पे या उचित कीमतों पे या ब्याज रहित मूल्य पे दिलवाने की कोशिश करती हैं, ताकि किसान अपनी फसल और उत्पादन को बहुत बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सके। इसके बाद है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऋण सहकारी समितियां, ऋण सहकारी समितियां कर्ज दिलाने में मदद करती हैं। सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स एट वेरी रीजनेबल टर्म्स। देखिए, ये जो ऋण सहकारी समितियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो बेसिकली वर्क करती हैं, जो इनके मेंबर्स हैं उनको कम शर्तों पे, कम ब्याज दरों पे आसानी से ऋण दिलाने की, कर्ज दिलाने की, मनी को लैंड करने की, बोरो कराने की कोशिश करते हैं। अंतिम जो टाइप हमारे पास लिस्ट में है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी सहकारी आवास समितियां, घर दिलाने वाली समितियां। ये क्या करती हैं, अपने सदस्य को कम ब्याज दरों पे या आसान ब्याज दरों पे होम लोन दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने घर को बना सके या घर का निर्माण कर सके या घर खरीद सके। सोसाइटीज फॉर्म फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज फॉर इट्स मेंबर एट रीजनेबल कॉस्ट, ये जो सरकार सहकारी आवास समितियां हैं वो बेसिकली इस मोटिव से बनाई जाती हैं कि जो इसके सदस्य लोग हैं वो कम से कम ब्याज दरों पे उन्हें जरूरी पैसा मुहैया करा सके कि वो अपने आवास यानी रहने की जगह या घर वगैरह के मरम्मत करा सके या उसका निर्माण करा सके। अब अगला जो टाइप है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी, यानी कई लोगों ने एक साथ मिलके पैसा लगाया, कैपिटल जनरेट किया एक जगह पे और बिजनेस को रन किया। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करते हैं। The Company Act 2030 defines a company as an artificial person having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal। ये कह रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दी गई है, उसमें कहा गया है कि ऐसी कंपनी जिसकी जो एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक ऐसी कंपनी जो एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी एक अलग कानूनी पहचान है और जो शाश्वत है, शाश्वत उत्तराधिकार रखता है, यानी जिसके पास खुद का अपनी एक जीवन काल है जो और सदस्यों पे निर्भर नहीं करता, उससे अलग है। और फाइनली कॉमन सील, और जिसके पास एक सामान्य मोहर है, वो जो है
वो कंपनी कहलाती है। दोबारा से देखो, एक कंपनी की डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2013 में दी गई, उसमें कहा गया कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो परसेप्चुअल सक्सेशन वाली है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी है और जिसके पास एक कॉमन सील है, मोहर है, हस्ताक्षर नहीं कर सकती तो वो मोहर का इस्तेमाल करती है अपने कार्यकलापों एक्टिविटीज को फुलफिल करने में। कुल मिला के अगर हम देखें तो फीचर्स क्या है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी के कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन सी खासियत हैं जो उसे और फॉर्म ऑफ कंपनी से अलग करती है। तो सबसे पहला तो यही है कि वो एक कृत्रिम व्यक्ति है। कानून ने माना है कि एक नेचुरल व्यक्ति जैसे हम और आप हैं की तरह ही कंपनी भी एक व्यक्ति है। ठीक है, बात करते हैं। A company is created by law and has legal status, but it does not function like human beings. एक कंपनी को बनाया गया है कानून के द्वारा, ठीक है, और उसे एक कानूनी पहचान भी दी गई। एक कंपनी को बनाया गया है कानून के द्वारा, उसे कानूनी पहचान भी दी गई है, लेकिन वो इंसानों की तरह खुद से अपने कामों को, कार्यकलापों को नहीं कर सकता। All business activities are done by the board of directors in the name of the company. और कंपनी के जितने भी काम होते हैं उसके निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो भी काम निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है वो कंपनी के नाम से ही करता है। माना यह जाता है कि निदेशक मंडल जो भी फैसले ले रहा है वो सारे फैसले कंपनी के हैं, और जो भी डीलिंग कर रहा है, जो भी वो साझेदारी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो सारे जो है कंपनी के द्वारा ही किए जा रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कानून के नजर में कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक अलग कानूनी पहचान भी रखता है। A company has its own identity distinct from its owner with incorporation of a company. ये कह रहे हैं कि कंपनी के पास एक अलग पहचान होती है जो इसे बिल्कुल पृथक, अलग, सेपरेट करती है इसके सदस्यों से। ऑनर वर्ड कहा गया है यहाँ पे, इसके स्वामियों से, पर प्रैक्टिकली स्वामी नहीं होते, मेंबर होते हैं। इसके सदस्यों से पूरी तरीके से जो कंपनी है वो अलग मानी जाती है। और इस तरीके से कहें कि कंपनी को क्या किया जाता है, पंजीकृत, इनकॉर्पोरेटेड रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड, पंजीकृत वर्ड और जो इनकॉर्पोरेशन है, तीनों एक ही शब्द है लॉ की नजर में। ठीक है, अगला आता है फॉर्मेशन की बात करें, गठन की बात करें। A company is formed by fulfilling all legal formalities as stated under Company Act 2013. ये कह रहे हैं एक कंपनी का जो गठन है, निर्माण है, वो कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के मौजूद किसी कंपनी अधिनियम के नियमों के आधार पर हुआ होता है। यानी जितनी भी कानूनी औपचारिकताएं हैं कंपनी को गठित करने के लिए, वो सारी या तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उन औपचारिकताओं को, फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया है, या फिर इससे पहले जो भी मौजूद जो कंपनी एक्ट थे उसके अंतर्गत कंपनियों का गठन, फॉर्मेशन हुआ है। परसेप्चुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार। A company is created by law and can has wound up by law only. एक कंपनी को निर्मित या जन्म भी दिया गया कानून के द्वारा है, और इसका समापन भी होगा तो सिर्फ कानून के अनुसार ही होगा। Existence of the company is not affected by the status of member. कोई कंपनी है या नहीं है, यानी कंपनी जीवित है या वो समाप्त हो गई है, इसके सदस्यों के जो स्टेटस है कि उसमें सदस्य कौन है या कौन नहीं है, सारे सदस्य बाहर निकल गए कंपनी में, कंपनी में हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी सदस्यों के जो स्तर है उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं होता। कंट्रोल की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं। बिजनेस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जितने भी कामकाज किसी भी कंपनी के द्वारा, जितने भी क्रियाकलाप किसी बिजनेस के कंपनी के द्वारा किए जा रहे हैं, उन सभी का प्रबंध, मैनेज और कंट्रोल, नियंत्रण वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल के द्वारा किए जाते हैं। यानी कंपनी में जितने भी फैसले होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है, यानी कंपनी का एक निदेशक मंडल लेता है। आते हैं लायबिलिटी की बात करते हैं। हम बात करें दायित्व की। A company has limited liability that is limited only to the extent of capital contribution. एक जो कंपनी है उसकी देयता सीमित होती है, और वो देयता
जितना पैसा या पूंजी उसके पास एकत्रित किया गया है, जो कंट्रीब्यूट किया गया है मेंबर के द्वारा, केवल उसके आधार पर तय होती है। दोबारा से, एक कंपनी के पास कुल जितना कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कुल जितना पूंजी होता है कि वो पूंजी निर्माण किया जाता है, कितना भी कैपिटल एकत्रित किया जाता है उसके मेंबर के द्वारा, केवल उतना ही जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग ही किसी की कंपनी की लायबिलिटी तय होती है। कॉमन सील, सामान्य मोहर। As company is an artificial legal person, it cannot have sign on its own, hence common seal as an official signature for the company. All the official document must have a common seal for legal binding. एक कंपनी क्योंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो एक सामान्य मानव की तरह नेचुरल व्यक्तियों के द्वारा वो कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकती भी किसी भी लेन देन के कागज पे। इसीलिए कंपनी को एक सामान्य मोहर, स्टाम्प की जो छूट दी गई है। हर कंपनी अपने लिए एक अलग मोहर का इस्तेमाल करती है किसी भी लेन देन या दस्तावेज पे साइन की जगह पर। यानी अगर किसी भी कंपनी के लेन देन में अगर हस्ताक्षर हुए हैं, केवल तभी वो जो डॉक्यूमेंट है, कागज है, वो एक कानूनी पहचान ले पाएगा। अगर उसमें मोहर नहीं लगी तो उस पर कोई कानूनी पहचान कंपनी की तरफ से नहीं मानी जाएगी। रिस्क बियरिंग, जोखिम वहन। The risk of loss is shared by all the shareholder in proportion to their investment in the company. अगर कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान का वहन हर अंशधारी शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि कितना अंशदान उसने, कितना कंट्रीब्यूशन जो शेयर के तौर पे उसने कंपनी में किया है, सदस्य ने कंपनी के तौर पे किया है। इसके आधार पर यह तय होता है कि कंपनी में आपको और कोई लॉस हो रहा है, कोई रिस्क आ रहा है, तो वो कितना जो है वहन करेंगे, कितने लायबल होंगे सदस्य। अब आते हैं मेरिट्स, कंपनी के फायदे क्या हैं, गुण क्या हैं। सबसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण है सीमित दायित्व का। शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, thus there is no risk of losing personal assets. जो अंशधारी शेयर होल्डर होते हैं उनका रिस्क कंपनी में सिर्फ जितना उन्होंने शेयर ले रखा है, जितना अंश उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है कंपनी में, केवल उतने तक ही सीमित होता है। इसका मतलब है जो मेंबर्स हैं उनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, किसी भी प्रकार से उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी यदि कंपनी को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान, फाइनेंशियल लॉस होता है तब। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का हस्तांतरण। शेयर्स कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये कह रहे हैं कि जो फायदा है, जो लाभ है, जो इंटरेस्ट गेन करता है शेयर होल्डर, उसको आसानी से एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है। का मतलब है कि जो कंपनी के अंश हैं, शेयर्स हैं, उन्हें आसानी से बेचा जा सकता है बाजार में और उसके अगेंस्ट में नगद पैसा हासिल किया जा सकता है उस समय के वर्तमान बाजार भाव पे। परसेप्शन एग्जिस्टेंस, शाश्वत अस्तित्व। Company's existence is not affected by the status of shareholder. Company continues to exist. यानी शेयर होल्डर कंपनी में बना हुआ है, शेयर होल्डर दिवालिया हो गया है, या शेयर होल्डर पागलपन का शिकार हो गया, या शेयर होल्डर कंपनी को छोड़ के चला गया है, उसने किसी और को अपने शेयर दे दिए, इन सारी बातों का कंपनी के होने और ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा बनी रहेगी, चाहे उसके शेयर होल्डर का स्टेटस कुछ भी चेंज हो। जो आज था वो कल हो या परसों कोई और हो, तब भी कंपनी बनी ही रहती है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन की बात करें, विस्तार की गुंजाइश की बात करें, तो कंपनीज कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज बोरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स। ये कह रहे हैं कि अगर विस्तार की गुंजाइश की बात करें तो कंपनी अपने लिए जो जरूरी फंड है, जो जरूरी पैसा या वित्त है, वो उसका जो इंतजाम है, वो सारा इंतजाम वो जनता से भी कर सकता है, अपने सदस्यों से भी कर सकता है, साथ ही साथ किसी वित्तीय संस्था, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से भी उन पैसों का वो इंतजाम कर सकता है, जिससे वो अपने कंपनी के ऑपरेशंस को और ज्यादा विस्तारित कर सके। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी में हमें एक व्यवसायिक प्रबंधन देखने को मिलता है क्योंकि हर मेंबर इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशंस रिक्वायर्स मैनेजमेंट बाय प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स। यानी कंपनी में क्योंकि बड़े स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं, इसीलिए बड़े स्तर पर संचालन के लिए एक कंपनी में
पेशेवर और विशेष व्यक्ति को ही द्वारा ही प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यानी ऐसे लोग जो एक्सपर्टाइज है मैनेजमेंट में, केवल उन्हीं को ये मौका दिया जाता है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंतर्गत कि वो कंपनी के कामकाज को, परिचालन को वो देखें, ऑपरेशंस को वो मैनेज करें। आते हैं लिमिटेशंस क्या है, कंपनी की सीमाएं क्या है। सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, गठन में जटिलता। बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना रहता है, फीसों को किया जाता है और इसमें काफी समय लगता है। Formation of a company requires fulfilling of document and legal formalities which makes the procedure lengthy and complex. किसी भी कंपनी का जो गठन है उसमें बहुत सारे जो कागजी कार्रवाई हैं उनको करना होता है और बहुत सारी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, जिसका नतीजा कंपनी के गठन में देरी लगती है और बहुत ही ज्यादा जटिलता महसूस होती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव। कंपनियों के काम में गोपनीयता का बहुत अभाव है। कैसे? ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड टू द जनरल पब्लिक एंड दैट देयर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी। एक कंपनी के साथ ये भी दिक्कत है कि वो जितने भी उसके बाद वित्तीय संसाधन है, जो वित्तीय रिपोर्ट है, जितने भी उसकी अकाउंटिंग बुक है, उसे जनता के लिए उसे उपलब्ध करना पड़ता है। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हुआ, ये जो उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट हुए उन्हें समय समय पे उसको जो है पब्लिक करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो वित्तीय जो हिस्सा है वो उसकी बहुत ही कमी बनी होती है। इस तरीके में इन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, अव्यतीत कार्य वातावरण, यानी गैर व्यक्तिगत वातावरण, जब दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते और सिर्फ वो अपना काम करते हैं, पेशेवर होते हैं। Business affairs are managed by professionals, not owners. Thus, it lacks personal contact with the employees and customers. ये कह रहे हैं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म में जितने भी व्यावसायिक कार्यकलाप हैं वो केवल पेशेवर लोगों के द्वारा किए जाते हैं, कंपनी के स्वामी के द्वारा नहीं होते। और इस वजह से जो लोगों के बीच में जो कर्मचारियों के बीच में या ग्राहकों को लेके जो है एक लगाव की स्थिति नहीं देखने को मिलती इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगला है न्यूमेरियस रेगुलेशंस। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा जो है रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, नियम कायदे कानून बनाए गए हैं जिनका पालन करना पड़ता है। A company involves various rules and regulations which reduces freedom to work and involves a lot of money, time and effort. एक कंपनी को बहुत सारे नियम और कायदे कानूनों का पालन यानी प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, जिससे उनकी जो काम करने की स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है, आजादी को हस्तक्षेप होता है और इसकी वजह से उनका बहुत सारा पैसा, बहुत ज्यादा समय और कोशिशें लगती हैं नियमों को पूरा करने की वजह से। डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें देरी होती है कंपनी फॉर्म के अंतर्गत। ये कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग नीड्स टू फॉलो अ हायरार्की व्हिच मे कॉज डिले इन टेकिंग डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। ये कह रहे हैं कि एक कंपनी फॉर्म में निर्णय लेने के लिए आपको एक पूरा पदानुक्रम को यानी स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है, जिससे औपचारिकताएं बहुत ज्यादा होने की वजह से जो निर्णय है, निर्णय को लेने में बहुत ज्यादा विलंब, देरी लगती है, समय लगता है। अगला है ओलिगार्किक मैनेजमेंट यानी कुलीन तंत्र प्रबंधन। ये क्या होता है? Shareholders have very little control over the running of a business. Thus, the directors take all the decisions which may at times get influenced by their पर्सनल इंटरेस्ट। ये कह रहे हैं कुलीन तंत्र प्रबंधन का मतलब क्या है कि जो छोटे अंशधारी हैं, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जिनका बहुत कम कंट्रीब्यूशन या बहुत छोटा रेशियो है कंपनी के शेयर होल्डिंग के अंदर, उनके जो निर्णय हैं वो उतने प्रभावी नहीं हो पाते कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत, उनके जो ओपिनियंस है, बल्कि जो ज्यादातर डिसीजन है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, निदेशक मंडल के द्वारा लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि निदेशक मंडल अपने व्यक्तिगत विचार और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को कंपनी के निर्णयों में
जो है पालन कराता है। इस तरीके से हमने इसे कुलीन तंत्र वाली परिस्थिति बोली है, यानी एक ऐसी स्थिति जिसे ओलिगार्किक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो बड़े पद पे है या बहुत ज्यादा बड़ा अंशधारी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, वो अपनी बात को, अपने हित को ज्यादा मनवा सकता है एक कंपनी फॉर्म में। अगला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बात करें तो जो निर्णय है वो हितों में टकराव। It is difficult for management to satisfy everyone as there are too many stakeholders with the diverse interests। देखिए, एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और सभी शेयर होल्डर्स का अपना अपना खुद का एक स्वार्थ, एक हित होता है, उनका खुद का अपना एक इंटरेस्ट होता है और उनकी एक अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेलिटी होती है। इस तरीके से जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो सभी लोगों के हितों का बराबर तौर पे ख्याल रख पाए। तो इसलिए हमने कहा कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग द शेयर होल्डर बना रहता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली है प्राइवेट कंपनी, जिसे निजी संगठन कहते हैं, और दूसरी है पब्लिक कंपनी, जिसे सार्वजनिक संगठन कहते हैं। तो निजी कंपनी के बारे में बात करें तो अ कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर। अगर हम एक प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के लिए जो नियम है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत एक कंपनी में कम से कम 2 सदस्य, 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। यानी 200 सदस्य अधिकतम ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं और कम से कम 2 सदस्य का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ करें राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। इस तरीके की जो कंपनी फॉर्म की जाती है उनमें जो नियम है उनमें काफी सख्ती बरती गई है, काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं कि शेयर जो है बहुत इजीली जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। यानी मेंबरशिप का जो ट्रांसफर है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ 2013 ही होना चाहिए। बिना लॉ को फॉलो किए आप डायरेक्टली किसी को अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। फंड्स कैन नॉट बी जनरेटेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जो एक प्राइवेट कंपनी है वो किसी भी प्रकार का जो डिपॉजिट है या किसी भी प्रकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो सीधे तौर पर वो इनवाइट नहीं कर सकती कंपनी में निवेश कराने के लिए जनता से, आम जनता से, लोगों से। यूजेस प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द कंपनी नेम। एक प्राइवेट कंपनी के लिए एक और अनिवार्यता, मैंडेटरी रेगुलेशन है कि उसे अपने काम के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड टर्म का सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मेरी श्री धनराज कृपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे हूं, तो प्राइवेट लिमिटेड टर्म हमने अपने जो कंपनी का नाम है के पीछे इस्तेमाल किया। अब आते हैं पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक संगठन की बात करें तो एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं तय की गई है। यानी कितने ही सदस्य एक सार्वजनिक कंपनी में हो सकते हैं। फ्री टू ट्रांसफर शेयर्स। ये जो कंपनियां हैं आप इस कंपनी के शेयर्स को आसानी से किसी भी व्यक्ति को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध आपको जो नियम है रिस्ट्रिक्शन से लागू नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ यूजेस शेयर्स टू गेट जनरल पब्लिक। ये लोगों को डिपॉजिट्स के लिए और कंपनी में निवेश करने के लिए सीधे तौर पे इनवाइट कर सकता है। यानी वो कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाने के लिए, अंशों में पैसा लगाने के लिए लोगों को विज्ञापन दे सकता है। यूजेस पब्लिक लिमिटेड आफ्टर द कंपनी नेम। एक अनिवार्यता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही इसके पास भी है कि एक पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे पब्लिक शब्द का इस्तेमाल जरूर करेगी। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सॉरी पब्लिक शब्द नहीं कर रहा है, सॉरी। अब आते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म। अगला जो टॉपिक है कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप कैसे तय करते हैं कि आपको जो कई सारे हमने बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया है कि ये पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटर फर्म है या एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है या कोऑपरेटिव फर्म है, ये कैसे तय करेंगे
कि आपको कौन सा जो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चूज करना चाहिए जब भी आप कोई बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन आप ले रहे हैं इस तरीके के फॉर्मेशन रिलेटेड। तो हम उसके बारे में पॉइंट में बात करें। सबसे पहले कि कॉस्ट एंड इजी इन सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके लिए सबसे पहला पैमाना है वो है कि कितनी लागत आ रही है, ये तय किया जाता है कितना खर्च आएगा ऐसी कंपनी को बनाने में, ठीक है, और उसको व्यवस्थित करने में। It is easy to start sole proprietorship with minimum cost and legal requirement, whereas formation of company is a complex task with lengthy legal procedure। ये कह रहे हैं कि बहुत सरल होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल जो कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली जो कंपनी है उसे चालू करने में कम लागत की जरूरत होती है और कम से कम कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, उसके मुकाबले में कि आप एक कंपनी बनाने, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो एक पब्लिक कंपनी हो। इन कंपनियों को बनाने में बहुत सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो और बहुत सारा पैसा जरूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो एक पार्टनरशिप फर्म है उसको कम, अगर ऐसे ही एक कंपनी फर्म के मुकाबले में एक पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसके पास ये लाभ होता है कि उसे कम कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। अब आते हैं लायबिलिटी की बात करते हैं, दायित्व की बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप हैज लायबिलिटी ऑफ ऑनर एंड पार्टनर इज अनलिमिटेड, बट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज मेंबर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अगर देखा जाए तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए या एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, यानी एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिए या साझेदारी फर्मों के लिए जो लायबिलिटीज है वो असीमित होती है, यानी कंपनी को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इस स्थिति में जो साझेदार हैं या जो स्वामी हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, जो ऑनर है या जो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, उन्हें अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं, जो खर्चे हैं, देयता हैं, डेब्ट्स हैं, उनको चुकाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एक कोऑपरेटिव फर्म की या एक हम बात करें एक कंपनी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें जितना कंट्रीब्यूशन किया गया है मेंबर के द्वारा केवल उतनी ही लायबिलिटी जो है मेंबर की बनती है कंपनी के डेब्ट के केस में या लॉस के केस में, ठीक है। जो पर्सन है उसकी किसी भी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को इसमें शामिल नहीं किया जाता अगर कंपनी लॉस में जाती है तब भी। अगला है कॉन्टिन्यूटी की बात करें, निरंतरता की बात हम कर रहे हैं। तो ये करें in sole proprietorship and partnership, continuity is affected by death and insolvency of the owner. But in cooperative society, companies and Hindu undivided family enjoy perpetual existence। ये कह रहे हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक जो पार्टनरशिप फर्म है, यानी एकल स्वामित्व वाली जो कंपनी है और जो एक साझेदारी फर्म है, इनमें अगर सदस्य की मृत्यु हो जाए या सदस्य जो है दिवालिया इंसॉल्वेंट हो जाए, ये सदस्य जो है पागल हो जाए, किसी भी प्रकार से सदस्य पे अगर प्रभाव आता है तो कंपनी के अस्तित्व को भी खतरा बन जाता है। जबकि अगर हम बात करें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की, एक बात करें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, या हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, इन तीनों ही फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सदस्यता की दिवालियेपन, उसके मृत्यु या उसके पागलपन जैसी स्थिति में भी कंपनियां हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, बनी रहती हैं, यानी वो शाश्वत बनी रहती हैं, उनका सदस्यों के होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रबंधन क्षमताओं की बात करें तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज डिफिकल्ट दैट द ओनर मे हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल फंक्शन, बट इन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिविजन वर्क इज पॉसिबल व्हिच लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग। ये कह रहे हैं अगर हम केवल सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एकल स्वामित्व वाले बिजनेस संगठन की बात करते हैं, व्यावसायिक संगठन की बात करें, तो केवल यही एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जितने भी फंक्शन है वो केवल ऑनर को करने होते हैं, और ये बहुत मुश्किल है कि ऑनर जितने भी व्यवसाय से रिलेटेड जरूरी नियम, कायदे, कानून है या कार्यवाही वो सब में सक्षम हो। बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कंपनी फॉर्म हो, चाहे कोऑपरेटिव फॉर्म हो, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म हो,
चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो। यहाँ पे जो काम है सदस्यों में आसानी से बांटे जा सकते हैं, उनकी काबिलियत, एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। कैपिटल कंसिडरेशन की बात करते हैं, पूंजी की स्थिति की बात करते हैं। तो अगर हम पूंजी की स्थिति की बात करें तो इन केस ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन कंपनी फॉर्म इज मोर सुटेबल, बट इन केस ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी चूजन। ये कह रहे हैं कि अगर आप बड़े स्तर पे काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लागत की जरूरत पड़ेगी, और उस स्थिति में जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटे लेवल पे या मध्यम स्तर पे ही अपने काम काज को करना चाहते हैं तो आपके पास पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करें, हम बात कर रहे हैं नियंत्रण की डिग्री पे, स्तर पे। If the owner wants all the control in his hand, sole proprietorship may be preferred. But if the owner is ready to share control, then he can adopt partnership or company form. ये कह रहे हैं अगर किसी व्यवसाय का स्वामी ये मंशा रखता है कि व्यवसाय के जितने भी निर्णय हैं केवल केवल और केवल वही ले, तो इस स्थिति में जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकल स्वामित्व वाले जो फर्म का जो फॉर्म है वो बहुत उपयोगी होता है। लेकिन अगर व्यक्ति स्वामी इस बात के लिए तैयार है कि वो जो स्वामित्व है, जो कंट्रोल है डिसीजन मेकिंग में, प्रोसीजर कंट्रोल जो है किसी व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसका साझा कर सकता है अपने साथियों के साथ या अन्य सदस्यों या मेंबर के साथ, तो उस स्थिति में उसके लिए पार्टनरशिप फर्म या एक कंपनी फॉर्म का खोलना सदुपयोगी होगा। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें, व्यवसाय की प्रकृति भी इस बात को तय करती है कि आपको किस तरीके का व्यवसाय खोलना, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का व्यावसायिक संगठन बनाना चाहिए। तो कह रहे हैं फॉर ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी चूजन। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं या सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं तो इस स्थिति में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म और एकल स्वामित्व वाले जो फर्म है ये बहुत उपयोगी होते हैं उस स्थिति में। लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हैं तो इस स्थिति में कंपनी फॉर्म को लीजिए। अगर आप विनिर्माण करना चाहते हैं, वस्तु निर्माण करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सुटेबल या उपयुक्त तो होता है। होप कि आपकी मेरी वीडियो बहुत अच्छी समझ में आएगी और आप देख रहे होंगे एसडीके क्लासेस आपके जीवन में, आपके एजुकेशन में कैसे सफलता में सहयोग दे सकता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जीवन में नए मूल्य जोड़ सकते हैं और एजुकेशन की जो गुंजाइश है उसे और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।